वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर से जो टॉपिक है हिस्ट्री का, राष्ट्रकूटास, पालास एंड प्रतिहारास, इसको देखने वाले हैं। और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इनके बीच का जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल था वो किस तरीके से चलता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और हिंदी मीडियम का कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी, एमआईएल हिंदी, ये सब हमने पढ़ा रखा है आपको, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और सिलेबस की अगर हम बात करें, यूनिट 1 कंप्लीट है, यूनिट 2 हो चुकी है, यूनिट 3 हो चुकी है, यूनिट 4 भी हो चुकी है और आज की वीडियो के बाद यूनिट 5 भी पूरी हो जाएगी आपकी। बाकी 3 यूनिट बचती हैं जो कि हम जल्द से जल्द पूरी कर लेंगे। आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। So let's start the introduction. So the early medieval period coincides with the phase when the Gupta Empire had declined. ठीक है, अर्ली मिडेवल पीरियड में क्या होता है, गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था, दिल्ली सल्तनत आने वाली थी। एंड इट इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू द मिडेवल पीरियड। और ये ट्रांजिशन का टाइम था जो हमारा अर्ली मिडेवल पीरियड है। सो अर्लियर स्कॉलर्स कॉल्ड इट द डार्क पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो अर्ली मिडेवल एरा था ना, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का डार्क पीरियड था। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में इंडिया के ही आपस के अंदर जो मतलब इंडिया के अंदर ही आपस में राजा आपस में लड़ रहे थे, जो रूलर्स थे वो आपस में ही लड़ रहे थे। तो इसका फायदा उठा के फिर इन्वेडर्स ने यहाँ पे इन्वेड किया था। तो इसलिए हमारा जो एक सेंट्रलाइज्ड जो एक मतलब शासन होना चाहिए ना, जो मतलब पूरा एक रूल होना चाहिए सेंट्रलाइज्ड, वो नहीं था। जैसा मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, अब ये ऐसा कुछ भी नहीं था। सो यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे चैप्टर में ना हमें तीन ऐसे मतलब आप यहाँ पे देखोगे तीन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है जिनके बीच में ही पूरी लड़ाई चलती थी। पहला है गुर्जर प्रतिहार्स और पालाज, ठीक है, राष्ट्रकूटास। गुर्जर प्रतिहार को अगर आप देखोगे तो नॉर्थ इंडिया की साइड इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। अगर यहीं आप पालाज को देखोगे तो ये ईस्ट इंडिया, और राष्ट्रकूटास जो थे ये डेक्कन महाराष्ट्र के आसपास का एरिया। अब इन तीनों में जो लड़ाई चलती थी वो किसको पाने के लिए चलती थी? ये जो कन्नौज आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा। कन्नौज ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके लिए ये सारी लड़ाइयाँ थी इनकी। कन्नौज को ये मतलब जीतना चाहते थे और उसके बाद अपने आप को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रूलर बनाना चाहते थे, ठीक है। सो इस तरीके से ये चलता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से तीन थे, ठीक है। ये ट्राइंगल बनता है इनका इस तरीके से लड़ाई का, गुर्जर प्रतिहार, पालास और राष्ट्रकूटास। अब इन्हीं के रूलर आपस में लड़ते थे, जो कि हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं द राष्ट्रकूटास से। ये कौन थे, कहाँ के थे, कौन कौन इसके अंदर रूलर थे, आइए मैं आपको बताता हूँ। So the power which rose to prominence after the fall of the Chalukyas of the Badami was that of the Rashtrakutas। तो चालुक्यास को भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं हटा के राष्ट्रकूटास आए थे। द डेक्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द राष्ट्रकूटास, और आपको पता ही है डेक्कन इनके कंट्रोल में था। द फाउंडर ऑफ द किंगडम वॉज दंती दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग इसके फाउंडर थे। वो डिफीटेड द चालुक्य रूलर कीर्तिवर्मन सेकंड को इन्होंने डिफीट किया था, एंड बदामी को इन्होंने अपने अंदर ले लिया था, ठीक है, ऑक्यूपाइड कर लिया था अपने उसके अंदर पूरे किंगडम में। सो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज अंकल। इसके बाद जो किंग बनते हैं वो इसके अंकल थे, कृष्णा फर्स्ट, हु इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट द फेमस रॉक कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा, जिन्होंने कैलाश टेम्पल या कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया एलोरा के अंदर। कृष्णा फर्स्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन, ठीक है, जो एल्डेस्ट सन थे कृष्णा फर्स्ट के, गोविंद द सेकंड, वो उसके बाद रूलर बनते हैं। हु टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर एज अ रूलर, रूलर ही अच्छे नहीं थे। एंड वॉज डिफीटेड बाय हिज ब्रदर ध्रुवा, और इन्हीं के भाई ध्रुवा ने इनको हरा दिया और थ्रोन उन्होंने अपने पास ले लिया, राजगद्दी अपने पास ले ली। द टर्म राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटा ये जो टर्म है इसका मतलब होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। राष्ट्र प्लस कूटास, यानी कि आप देखोगे कि जो टेरिटोरियल डिविजन्स होते थे उनको राष्ट्रास कहा जाता था, राष्ट्र कहा जाता था। और वहीं पे ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स थे। आपको पता ही होगा सबॉर्डिनेट रूलर टाइप और फ्यूडलिज्म बहुत चल रहा था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया था, जब भी ये जिसके जो इनके ओवरलोड होते थे वो अगर वीक हो जाएं तो ये उसका फायदा उठा के
अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना देते थे, ये हम पीछे पढ़ के आ ही रहे हैं। सो द मेंबर्स ऑफ फैमिली वर ऑफिसर्स ऑफ राष्ट्र अंडर द अर्ली चालुक्यास ऑफ बदामी। ये चालुक्यास के अंडर काम करते थे। ध्रुवा डिफीटेड द गंगा एंड द पल्लवास रूलर्स एंड ऑल्सो द रूलर ऑफ वेंगी। तो ध्रुवा ने इन सबको हराया था। दीज विक्ट्रीज मेड ध्रुवा द अनडिस्प्यूटेड ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन, और एंटायर डेक्कन जो था वो राष्ट्रकूटास के अंडर में आ चुका था। He then decided to proceed towards the north and advance towards Gannauj, where he was successful in defeating the Pratihar ruler Vatsraj। ठीक है, सो ये अब चाहते थे आगे बढ़ूं और कन्नौज की तरफ जाऊं, और वो सक्सेसफुल होते हैं प्रतिहार रूलर वत्सराज को हराकर। He then proceeded eastward to defeat the पाला रूलर धर्मपाल। अब उसके बाद ये कन्नौज के बाद ईस्ट में जाते हैं जहाँ पे पालाज का रूल था, और वहाँ पे धर्मपाल जो कि एक पाल रूलर थे, बट ही कुड नॉट मेंटेन हिज विक्ट्रीज बाय मार्चिंग अपॉन एंड ऑक्यूपाइंग कन्नौज। सो ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू साउथ विद अ ह्यूज बूटी, यानी कि वो लूट मार करके और वापस आने का फैसला लेते हैं। एट द क्लोज ऑफ ध्रुवाज रेन द राष्ट्रकूटा पावर हैड रीच्ड इट्स जेनिथ। ध्रुवा के टाइम पे राष्ट्रकूट जो थे वो अपने चरम पे थे, जितना ज्यादा कोई एक सक्सेस हो सकता है वो था। ठीक है, गोविंदा थर्ड is said to be the greatest and ablest among all the Rashtrakuta rulers. He defeated the Pallavas of Kanchian, also repulsed the invasions of the Pratihar king Nagbhat II of Kannauj, ठीक है, and while he was busy fighting in north, the Cholas, Pandyas and Pallavas formed a coalition, एक ग्रुप बना लिया तीनों ने इसके अगेंस्ट, and he was however successful in defeating all his opponents. His armies had conquered all the territories between Kannauj, Cape Comorin and Banaras and Broch। ये सब अंडर में आ गया था इसके, आर्मी भाई मजबूत थी। अमोघ वंश, ठीक है, अमोघ वंश फर्स्ट हिज सन, ठीक है, किसके सन थे ये आप यहाँ पे देख सकते हो, गोविंदा थर्ड। सो उसके बाद क्या है कि इनके सन थे ये अमोघ वंश फर्स्ट, जो कि सक्सेसर बनते हैं। वॉज ऑल्सो एन एबल रूलर, ठीक है, हु एंजॉयड अ लॉन्ग रेन ऑफ 63 ईयर्स, लगभग 63 ईयर्स तक ये इन्होंने राज किया। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स के ये पैट्रन थे, आर्ट्स को प्रमोट किया। ही फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट मन्यखेत, मन्यखेत को कैपिटल बनाया, द मॉडर्न मलखेद ऑफ आंध्र प्रदेश। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, अब इनके सन आते हैं कृष्णा सेकंड, ठीक है, हु वॉज सब्सिक्वेंटली फॉलोड बाय हिज सन, उसके भी फिर जो सन थे इंदिरा थर्ड, ठीक है, एंड इंदिरा थर्ड इज नोन फॉर हिज बैटल अगेंस्ट द प्रतिहार रूलर महिपाल। महिपाल के साथ जो बैटल हुई थी वो इंदिरा थर्ड की हुई थी, इसीलिए इनको जाना जाता है। द लेटर राष्ट्रकूटा रूलर्स वर नॉट मच केपेबल एंड देयर आफ्टर द चालुक्यास रीगेन्ड पावर अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। और आगे के जो रूलर्स थे वो इतने ज्यादा नहीं थे पावरफुल, तो चालुक्यास वापिस आ गए। द पीरियड ऑफ द राष्ट्रकूटा ascendancy, ठीक है, इन द डेक्कन from about 753 to 975 CE constitutes the most brilliant chapter in its history। राष्ट्रकूटों की हिस्ट्री में जो सबसे एक अच्छा पीरियड था वो 753 से लेके 975 तक था। And their rule in the history of the Deccan can be compared with that played by the Marathas in the reign। आपने अगर सुना हो इसी रीजन के अंदर जब आगे चल के मराठास ने जितना रूल किया था ना, उतना ही रूल राष्ट्रकूटास ने भी किया था। थ्री ऑफ द राष्ट्रकूटा रूलर्स ध्रुवा, गोविंदा थर्ड एंड इंदिरा थर्ड वेंट टू नॉर्थ इंडिया, ये जाते हैं नॉर्थ इंडिया में जाना, ठीक है, मतलब ये मतलब जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, और उसके बाद पावरफुल रूलर्स को हराते भी हैं। देयर सक्सेस इन द साउथ वॉज इक्वली रिमार्केबल, साउथ में भी इन्होंने सक्सेस ली। दे subjugated all the great powers of India, the Pratihara, Palas in north and the eastern Chalukyas and Cholas in the south, सभी को हरा के आ रहे थे भाई। They did suffer reverses at time, but on the whole they succeeded against the powerful adversaries। ठीक है, अब जो अगले रूलर्स थे वो थे द पालास, ईस्ट साइड वाले। अब इनको देख लेते हैं क्या है। There was anarchy and confusion in Bengal for almost 100 years following the death of हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की डेथ के बाद लगभग 100 साल तक अनार्की चल रही थी। It is said that the people of Bengal elected a person। बंगाल के लोगों ने एक आदमी चुना जिसका नाम गोपाल था, ठीक है, गोपाल टू बिकम देयर रूलर,
रूलर बनाने के लिए चुना उनको, ठीक है, कि हमारे रूलर गोपाल होंगे और ये अनार्की खत्म हो। सो गोपाल रूल्ड फॉर अबाउट 5 years, 5 साल तक इन्होंने राज किया, एंड ही सक्सेसफुली लेड द फाउंडेशन ऑफ द पाला डायनेस्टी इन बंगाल, एंड बंगाल में इन्होंने पाल डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। Thus, from the late 8th century to the early 12th century, the Pala dynasty controlled large part of Bihar and Bengal. धीरे 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 अर्ली 12th सेंचुरी तक जो पाला डायनेस्टी थी वो बंगाल से निकल के बिहार तक आ चुकी थी, पूरी इनके कंट्रोल में था। ये नॉर्थ इंडिया में एक ये अच्छी पावर बन के राइज कर रहे थे। The first encounter took place between the Pratihara ruler Vatsraj and Dharampal, which ended with Vatsraj's victory. Vatsraj जीत जाते हैं, but before Vatsraj could even celebrated his victory, he was defeated by the राष्ट्रकूटा king ध्रुव। अब भाई ये यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मतलब सेलिब्रेशन करते इतने में राष्ट्रकूट वालों ने फायदा उठा के, और जो जो ध्रुवा थे राष्ट्रकूट किंग, वो आ गए भाई और उनको हरा दिया, और फिर उनको रिफ्यूजी लेनी पड़ती है यहाँ पे राजपूताना में जाके। सो द एम्पायर ऑफ धर्मपाल वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो इनका जो एम्पायर था धर्मपाल का, बंगाल, बिहार और लगभग जो है द किंगडम ऑफ कन्नौज वॉज अ क्लोज डिपेंडेंसी, हुज रूलर वॉज नॉमिनेटेड बाय एंड डायरेक्टली सबऑर्डिनेट टू हिम। तो ये यहाँ तक ये भाई ले गए थे धर्मपाल जो थे। सो फर्दर टू द वेस्ट एंड द साउथ इन पंजाब सॉरी Western hill states, Rajputana, Malwa and Berar were a number of vassal states which did not form an integral part of the dominion ruled over by Dharampal, but whose rulers acknowledged him as their overlord। भाई इन सभी जगहों पे धर्मपाल को लोगों ने अपना ओवरलोड मान लिया था। He was however challenged by the Pratihar ruler Nag Bhatt III and defeated by him once again। He was saved by the intervention of the राष्ट्रकूट। भाई फिर एक बार राष्ट्रकूट बीच में आ गए। अब आप देख रहे हो वो गुर्जर प्रतिहार पालास को हराते हैं और बस फ्री होते हैं, इतने में राष्ट्रकूटास फिर आके भाई आक्रमण कर देते हैं। तो यही चल रहा था, ठीक है, अटैक कर देते हैं। When he died after a reign of 32 years or more, he left intact his extensive dominions to his son देवपाल। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो देवपाल जो थे, ठीक है, धर्मपाल के बेटे देवपाल, उनको एक बहुत ही अच्छा खासा एरिया मिलता है रूल करने के लिए। देवपाल वॉज ऑल्सो एन एबल रूलर, वो भी अच्छे एक रूलर थे। ही नॉट ओनली मेंटेन्ड द एम्पायर बट ही ऑल्सो एक्सटेंडेड इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। ही फॉलोड एन एग्रेसिव इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। उनकी पॉलिसी सी मतलब पॉलिसी ऐसी थी कुछ कि वो अपने पूरे किंगडम को, ठीक है, एक्सटेंड करें, जितना ज्यादा हो सके उसको एक्सटेंड करना। इंपीरियलिस्ट मतलब एक पॉलिसी थी उनकी, एंड वो उनकी मोस्ट ऑफ द लाइफ ना मिलिट्री एक्टिविटीज में जाती थी। सो ही सक्सेसफुली fought with 3 generations of Pratihara rulers, नागभट्ट सेकंड, रामभद्र एंड भोजा, ठीक है, मिहिर भोज जिनको कहा जाता है, एंड इन्होंने maintained the Pala supremacy in northern India। He had a long reign of about 40 years, 40 साल तक इन्होंने राज करा। He was patron of learning, लर्निंग को प्रमोट किया। ग्रेट आर्किटेक्ट थे जिन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स बनवाए। द महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया इज सेड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर हिज पैट्रोनेज, और ये जो महाबोधि टेम्पल है ये भी इन्हीं के टाइम पे बना। बट आफ्टर द टू ग्रेट रूलर्स धर्मपाला एंड देवपाला, the Palas lapsed back into insignificance for some time. Their power was restricted to their immediate domain around Patna, and they completely lost their hold in Bengal। धीरे धीरे धर्मपाल एंड देवपाल के बाद के जो रूलर थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं आ पाए, और इनकी जो आप पावर देखोगे वो बंगाल तक भी थी और वो भी चले गए लास्ट में completely। The importance of the Pala dynasty for Eastern India is also on account of their contribution to the religious and cultural spheres। कल्चर एंड रिलीजन में बहुत इन्होंने अपना एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई कंट्रीब्यूट किया है। द पाला डायनेस्टी कंटिन्यूड द ट्रेडिशन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और बुद्धिस्ट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया। इन बंगाल महायान बुद्धिज्म अटेन्ड इट्स स्पेसिफिक तांत्रिक फॉर्म विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कल्ट ऑफ द मदर गोडेस। जैसे हिंदुइज्म में भी तांत्रिक आ चुके थे भाई, यहाँ पे तांत्रिक फॉर्म आ चुकी थी, देवी पूजा हो रही थी। सो बुद्धिज्म का जो महायान सेक्ट है उसमें भी ये सब स्टार्ट हो चुका था, और पैट्रोनेज जो थी रॉयल पैट्रोनेज उनको पालास के अंडर ही मिलती है। द ओल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी महाविहारा ऑफ नालंदा retained its international reputation under the Pala rule, okay,
and the new Buddhist university Mahavihara of Vikramshila was founded by धर्मपाल। तो पालाज ने क्या किया था, बुद्धिज्म के लिए बहुत काम किया था। अब है द गुर्जर प्रतिहाराज। गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं इनके बारे में समझते हैं, ये कौन थे। सो गुर्जर प्रतिहार्स वर अ राजपूत क्लैन, राजपूत क्लैन से आते थे, हुवर प्रोबेबली डिसेंडेंट्स ऑफ द गुर्जर्स, ठीक है। और ये गुर्जर जो लोग होते हैं उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स थे जो कि इंडिया में सेटल्ड थे 6th सेंचुरी तक। However, it is now believed that the Gurjar Pratiharas were indigenous origin and belong to the Kshatriya Varna। ये क्षत्रिय वर्ण से आते थे, इंडिजीनियस इनका ओरिजिन था। Their progenitor was हरिश्चंद्र, माना जाता है इनके पूर्वज थे हरिश्चंद्र, जिन्होंने शादी की थी एक क्षत्रिय विमेन के साथ, भद्रा नाम से थी वो। सो द सन्स ऑफ भद्रा, यानी कि भद्रा नाम की जो विमेन थी उनके जो बेटे थे, अडॉप्टेड हर कास्ट, उन्होंने अपनी मम्मी की कास्ट को लिया, अडॉप्ट किया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, हर जगह वो अपनी मम्मी की कास्ट को यूज करने लगे। सो द प्रतिहाराज वर पोलिथिस्ट, यानी कि अलग अलग देवताओं को और भगवानों को वो पूजते थे, वर्शिप करते थे, लाइक विष्णु, शिवा, भगवती। सो फिजिकली द गुर्जर्स वर टॉल एंड गुड लुकिंग, जो गुर्जर होते थे वो काफी लंबे और काफी देखने में अच्छे थे, लेकिन डार्क थे थोड़े से कॉम्प्लेक्शन में। दे वर इंडिपेंडेंट रूलर्स ऑफ अ स्मॉल राजपूताना किंगडम ड्यूरिंग हर्षाज रेन। हर्षवर्धन के टाइम पे वो एक छोटे से किंगडम को रूल करते थे राजपूताना के अंदर, ठीक है। और इंक्रीजिंग देयर पावर आफ्टर हिज डेथ बाय कैप्चरिंग कन्नौज इन द बिगिनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी। और उसकी डेथ के बाद क्या होता है कि ये अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं कन्नौज को कैप्चर करके। फिर है द प्रतिहार एम्पायर वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट ग्रेट एम्पायर्स इन नॉर्थन इंडिया, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एम्पायर ये था मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट से पहले, इन्वेडर्स के आने से पहले। सो वेस्टर्न इंडिया स्पेशली गुजरात एंड मालवा वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स, वो ये गुजरात मालवा तक था भाई इनका। द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नाग भट्ट, नाग भट्ट थे, ड्यूरिंग हुज रेन द अरब मुस्लिम्स हु हैड ऑक्यूपाइड सिंध, जिन्होंने सिंध को ऑक्यूपाई किया था, इन्वेडेड सेंट्रल इंडिया बट वर डिफीटेड एंड ड्रिवन बैक। सो सेंट्रल इंडिया में इन्वेड करना चाहा पर हार गए और वापस चले गए। नाग भट्ट वॉज एबल टू लीव टू हिज सक्सेसर्स अ पावरफुल प्रिंसिपैलिटी। भाई इनके मरने से पहले इन्होंने अपने किंगडम को इतना फैला दिया था कि इनका जो भी सक्सेसर आएगा ना उनको कोई दिक्कत ना हो, मालवा से लेकर राजपूताना गुजरात सब इनके अंडर। नाग भट्ट वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यूज, इसके जो नेफ्यूज थे कक्कूका और देवराज, ये अब आते हैं, हु ऑफ whom नथिंग इज नोन, इनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। देवराज के सन थे वत्सराज, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। वत्सराज वॉज हाउएवर अ पावरफुल रूलर, एक पावरफुल रूलर थे। हिज किंगडम्स comprised बोथ मालवा एंड ईस्टर्न राजपूताना, ईस्टर्न राजपूताना मालवा इनके अंडर में था। ही ग्रेजुअली एक्सटेंडेड हिज डोमिनियंस इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इन्होंने और बढ़ाया अपने एम्पायर को। ही डिफीटेड धर्मपाल, पाला रूलर को इन्होंने हराया, बंगाल के जो थे रूलर। ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्राइंगुलर स्ट्रगल विद द पालास एंड द राष्ट्रकूटास। अब नॉर्थ इंडिया में कन्नौज की सुप्रीमेसी के लिए, नॉर्थ इंडिया की सुप्रीमेसी के लिए एक ट्राइंगुलर जो था इनके बीच में स्ट्रगल चलता था, पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। सो but after his defeat at the hands of राष्ट्रकूटा ruler ध्रुवा, nothing much is known of him। so ध्रुवा जीत जाते हैं तो उसके बाद से इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। so मतलब राजपूताना तक ही ज्यादातर इनकी वो कन्फाइंड हो जाती है फिर पावर। वत्सराज जो थे एंड ये सक्सेसर थे नाग भट्ट सेकंड के, रिगेन्ड द फॉर्चून्स ऑफ हिज फैमिली, ये अपनी फैमिली के जो मतलब खोए हुए जो भाग्य को वापस से लाते हैं। हिज अर्लीस्ट मिलिट्री एक्सप्लोइट्स वर द सीजर ऑफ द हिल फोर्ट्स ऑफ अनर्थ, अनर्थ की जो पहाड़ियाँ थी, जो हिल फोर्ट्स थे उनको इन्होंने सीज किया, मालवा को वापस कैप्चर किया। He also successfully won over the Sandhava chiefs ruling in western काठियावाड़, यहाँ पे ये जीते, and the rulers of आंध्रा, यहाँ जीते, कलिंग, विदर्भ सब आ गए इनके अंडर में वत्सराज के। He probably occupied कन्नौज which later became the capital of प्रतिहार्स, बाद में ये कन्नौज को जो इन्होंने कैप्चर किया या ऑक्यूपाइड किया ये अब बाद में प्रतिहार्स की कैपिटल हो गई। So Nagbhatt's success was however short-lived as he came into conflict with the राष्ट्रकूटा ruler। अब भाई वापिस ये कॉन्फ्लिक्ट में इनके आ जाते हैं राष्ट्रकूटा वर्सेस अब ये गुर्जर प्रतिहार हो गया। और राष्ट्रकूटा रूलर थे गोविंद थर्ड, who inflicted a crushing defeat on him and shattered his dreams of founding an empire। और जो उनके सपने थे गुर्जर प्रतिहार के कि एक सेंट्रल किंगडम बनाएंगे, वो सारे सपने इन्होंने तोड़ दिए गोविंदा थर्ड ने।
So the reverses of Nagbhatta II gave an opportunity to Dharmpal and his son Devpal to re-establish the power and supremacy of the Palas, and there was a decline in the Pratihar power for the time being. अब इन्होंने सोचा भाई गुर्जर प्रतिहार तो हो गए वीक और पाला सुप्रीमेसी को वापस लाया जाए. So Nagbhat II was succeeded by his son Rambhadra. अब नागभट्ट के जो आगे के जो सक्सेसर थे वो थे रामभद्र, who hardly ruled for 3 years, सिर्फ 3 साल तक राज कर पाए. सो इट वॉज रामभद्र सन. अब रामभद्र जी के जो बेटे थे मिहिर भोज जी, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंदर इनको मतलब जो सम्राट मिहिर भोज हैं इनको बहुत ज्यादा माना जाता है कि हु प्रूव टू बी द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. ही सक्सीडेड इन कंट्रोलिंग कन्नौज. कन्नौज को कंट्रोल किया, कैपिटल बनाए रखा. ही ऑल्सो obtained mastery of the region around कन्नौज which had probably been lost during his father's reign. जो कन्नौज के आसपास का एरिया जो उनके फादर के रेन के टाइम पे चला गया था वो वापस ले लिया. Thus Boja succeeded in re-establishing the fortunes of his family, और इन्होंने भी बाकी जो एरियाज थे वो रिकैप्चर करे. बट soon he was defeated by the Pala king देवपाल, बट देवपाल ने इनको हरा दिया. बट भोजा यानी कि मिहिर भोज वंस अगेन रिन्यूड हिज अग्रेसिव करियर ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 9th सेंचुरी. इस टाइम पे दोबारा ये प्रिपेयर होके आते हैं. ही वॉज हेल्प्ड बाय द फैक्ट दैट देवपाल हैड डाइड. देवपाल जो थे उनकी डेथ हो गई. एंड द नेक्स्ट टू किंग्स ऑफ द पाला डायनेस्टी वर वीक एंड पीस लविंग. सो फॉर्चुनेटली फॉर हिम द राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्ष वॉज नॉट एग्रेसिव. सो भाई मिल गया इनको मौका कि अब ये आ सकते थे. सो लेटर हैड रेडेड द पाला डोमिनियंस. सो टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ द वीकनेस ऑफ द पाला रूलर्स एंड देयर डिस्ट्रैक्टेड कंडीशन ड्यू टू द राष्ट्रकूटा रेड्स, भोजा इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट अपॉन द पाला किंग. हरा दिया भाई नारायण पाल को. एंड कॉन्कर्ड अ कंसिडरेबल पार्ट इज वेस्टर्न डोमिनियंस. और उसके बाद इन्होंने अपने पार्ट में मतलब अपने किंगडम में उन पार्ट्स को जोड़ा. ही ऑल्सो मेंटेन सुप्रीमेसी ओवर द होल काठियावाड़ पेनिनसुला. यहाँ पे भी भाई इन्हीं की सुप्रीमेसी थी. इन द नॉर्थ वेस्ट इज डोमिनियंस एक्सटेंडेड टू द पंजाब तक चले गए भाई. कालचूड़ीस ऑफ गोरखपुर तक चले गए. इनके वो फ्यूडिटरीज थे जो वहां पे रूल कर रहे थे. एंड प्रोबेबली द होल ऑफ द अवध was included in his dominions. अवध तक आ गया. The Chandels of बुंदेलखंड also acknowledged his overlordship. आपको पता ही है ओवरलॉर्डशिप वाला सीन चल ही रहा था भाई, फ्यूडलिज्म वगैरह चल रहा था. सो thus भोजा consolidated a mighty empire in North India. सो मीर भोज ने एक बहुत ही सुपर, आप कह सकते हो कि पावरफुल एक एम्पायर को खड़ा किया. कन्नौज कैपिटल बनाई एंड एक इंपीरियल सिटी बन गई वो. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज worthy सन महेंद्रपाल. अब जो ये मिहिर भोज जी के सन हैं, ठीक है, महेंद्रपाल, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हु लाइक हिज फादर मेंटेन्ड द डिग्निटी ऑफ हिज किंगडम वाइल पैट्रोनाइजिंग द आर्ट्स. इन्होंने भी आर्ट्स को मतलब प्रमोट किया और किंगडम्स को ईस्ट तक ले गए. द प्रतिहार किंगडम हाउएवर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ द महेंद्रपाल. महेंद्रपाल के डेथ के बाद जो गुर्जर प्रतिहार किंगडम था वो डिक्लाइन होने लगता है. His successors were weak and unable to protect their vast kingdom. जो आगे आने वाले रूलर्स थे वो वीक थे, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए अपने वास्ट किंगडम को. एंड द ट्राइपाटाइट स्ट्रगल बिटवीन द पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास. ये आपको अभी तक समझ में तो आ गया होगा. अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में. द ट्राइंगुलर स्ट्रगल बिटवीन द प्रतिहारास, द पालास एंड द राष्ट्रकूटास फॉर द सुप्रीमेसी इन नॉर्थ इंडिया. इनका क्यों स्ट्रगल था भाई? नॉर्थ इंडिया की सुप्रीमेसी चाहिए थी इन्हें, इनमें से किसी एक को. और ये लगभग 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा समय तक ये भाई एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था हमारी पॉलिटिक्स का, हिस्ट्री में अगर हम पढ़ते हैं. द सिटी ऑफ कन्नौज which was raised to the position of imperial dignity by Harshvardhana became the prize covered and won by each with varying degree of success. हर कोई कन्नौज जीतना चाहता था. कन्नौज बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल पोटेंशियल. जो एक इनकी जोग्राफिकल लोकेशन थी जो इसकी कन्नौज की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था फैक्टर, क्योंकि हर कोई चाहता था कि इट वॉज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द दोआब एंड द कंट्रोल ओवर कन्नौज. इसका मतलब था कि कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न गंगा वैली. सो इट वॉज ऑल्सो इंटरकनेक्टेड विद लैंड एंड वाटर रूट्स. तो भाई हर कोई चाहेगा ही चाहेगा. सो इट वॉज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द 3 लीडिंग कंटेम्प्रेरी पावर्स, उस टाइम की जो कंटेम्प्रेरी पावर्स थी, पालास, प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, वो रिपीटेड अटेम्प्ट्स करते रहे कन्नौज पे कंट्रोल पाने के लिए. ये मैप मैंने आपको अभी दिखाया ही था. राष्ट्रकूटास नीचे, गुर्जर प्रतिहारास नॉर्थ एंड पालास ईस्ट इंडिया में. सो ये इनका ट्राइंगल स्ट्रगल चलता रहा इसी तरीके से. सो फ्रॉम द लेट 8th टू द एंड ऑफ द 9th सेंचुरी इंटर रीजनल कॉन्फ्रंटेशंस वर पार्टिकुलरली इंटेंस. बहुत ज़्यादा इंटेंस होने की वजह से ही मौका मिला बाहर के मुस्लिम इन्वेडर्स को आने में, क्योंकि ये तो इंडिया आपस में ही लड़ रहा था.
सो उनको मौका मिल गया। सो प्रतिहारास इन द नॉर्थ, ठीक है, एंड पालास इन द ईस्ट एंड द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन एमर्ज एज पावरफुल डायनेस्टीज ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम पे ये तीनों पावरफुल डायनेस्टीज आई। सो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।